मैं चाहता हूँ खुद को वो ऐसे सजाए, हाथ में मेहंदी, कलाई में कंगन, बालों में गजरा, मेरे नाम का माथे पे टीका लगाए। वो ओढ़े जो चुन्नी तो बादल शर्माए, बिखेरे जो जुल्फे घटाए लहराए, बरसते हैं फूल वो लब जो हिलाए, जुगनू सी चमकती हैं उसकी बिनाएं। अरे बाप रे जानलेवा अदाएं, रोको इन्हें कोई हमको बचाए। मुसलसल है कानों के झुमकों की खनखन, मचलता कलाई में पागल सा कंगन। सितमगर है कितनी अदाएं तुम्हारी, कहीं जाना ले ले ये होठों की लाली। जो गालों पे आता है हल्का सा डिंपल और उस पे ये बैठा है पागल सा पिंपल। न समझो इसे कि ये पिंपल खराब है, अरे देखो समझो ये चांद में दाग है। बड़ी मुश्किलों से समझता ये दिल है, ये कातिल है जाना जो होठों का तिल है। ये लब है तुम्हारे के खिलता कमल है, ये आंखें तुम्हारी मुकम्मल गजल है। ये चेहरा है साकी के ताज महल है, अरे कोई हमको होश में लाए, अरे कोई हमको होश में लाए। पे आया हूँ, इतना लंबा और माशाल्लाह इतना अच्छा शेर। ये कैसे लिखा यार तुमने शेर? शेर असल में लिखे नहीं जाते हैं, शेर आमद होते हैं। शेर आप पे मैं कहूँगा वही नाजिल होती तो गलत हो जाएगा, लेकिन शेर आमद होते हैं। आप सोचेंगे कि आज मैं ऐसा शेर लिख दूँ कि बहुत अच्छा हो जाए, तो आप लिख ही नहीं पाएंगे। इतना लंबा तारीफ यार, मैं किसी की तारीफ नहीं कर सकता इतनी लंबी, सर पे बैठ जाएगा। देखिए वो तारीफ ही नहीं है अगर लंबी नहीं हो पाए तो। तारीफ असल में काफी हद तक झूठी होती है, और झूठ जब तक पेट भर के ना बोला जाए तो मेरे हिसाब से झूठ बोलने का कोई महत्व रहा नहीं है। बातें करेंगे बाद में, पहले सबसे पहले मुझे खाना है फालूदा, क्योंकि मेरी 1 घंटे से ऊपर नजर है। यार देखो फालूदा तो खाएंगे, पर ये मुझे बताओ इतना सारा मीठा इतना सारा मीठा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हाँ ये तो मीठा है। तो ये तो मीठा है। देखो ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी, बहुत बड़ा हमारा ये पास्ट का एक इंसान है जिस वजह से हमने ये डेयर बनाया है। क्योंकि ये सब चीजें है ना, मैं कभी नहीं सोचूंगा कि मैं एक साथ खाऊंगा और या 1 महीने में भी खाऊंगा। क्योंकि फालूदा वगैरह अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी नहीं खाऊंगा, फ्रेंड्स के साथ भी नहीं खाऊंगा। हलवा पराठा इसे देख के पेट भर जाएगा। मतलब आप ये देखिए, ये इतना सा है हलवा पराठा, एक इंसान नहीं खा सकता इस चीज। इतना ऑयली है, इतना मीठा है, इसे नहीं खाएगा। इमरती कैसी लगती है तुम्हें? देखिए मीठे में मैं सब कुछ खाता हूँ, लेकिन फिलहाल यहाँ जो आपने मीठा रखा हुआ है ये मेरे 1 महीने का कोटा है। हाँ नहीं, तो मीठे के लिए ना, मतलब उसे न्यूट्रल करने के लिए समोसे हैं, थोड़ा सा चिकन टिक्का है, ये मैंने अपने लिए बनाया था। मैंने कहा नहीं, बट ये मीठा बहुत ज्यादा हो जाएगा, और ये थोड़े से चिप्स विप्स हैं, ये अपना स्नैक करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। तो आप इंट्रोडक्शन दीजिए, मैं पहले हमला बोलता हूँ फालूदे पर। फालूदे में बोलो यार, मैं इतना नहीं जानता फालूदा, ये रबड़ी फालूदा है जी, मैं इतना नहीं जानता इसके बारे में, बस ले आया मैंने कहा यार हरिया वाले का ये फेमस है यार, वाकई में अच्छा है। और इसमें ये नीचे जो ये इसने फालूदे का सिरप डाल रखा है, एक्चुअली फालूदा नीचे है, ये रबड़ी है। हाँ, तो ये रबड़ी बहुत अच्छी है। कुल्हड़ में और टेस्टी लगता है। अदरवाइज ये देखो यार, थोड़ा स्पिल हो गया, स्पिल बहुत हो रहा है थोड़ा। लेकिन आप कुछ भी कहिए, मीठा मतलब सुकून। मुझे अगर 2 दिन में मीठा ना मिले तो मेरा बीपी लो होने लगता है। मुझे फिर अब तो कुछ नहीं मिलता तो चीनी चाहिए होती है। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ये ज्यादा नहीं है, ये हकीकत है। मुझे मीठा हर घंटे में कुछ ना कुछ चाहिए। ये 1 महीने का तो है, लेकिन हाँ। मैं अभी सारा कर जाऊंगा, आप देखिएगा। ये जोक कर रहे हो या वाकई में सीरियसली? तो वीडियो चली रही है अभी, तो देखते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये हावी होगा मेरे ऊपर। मैं हो सकता हूँ इस पे हावी। मैं ये सब चीजें कभी भी खरीद के कि आज मेरा मीठा खाने का मन है, मैं खाऊंगा। अगर रिलेटिव बच्चे वगैरह आए हुए हैं तो मैं खाऊंगा, वरना मैं कभी भी ये सब चीजें नहीं खरीदता। इवन समोसा भी यार, कोई आया हुआ फ्रेंड्स वगैरह है या किसी के साथ बाहर जा रहे हैं, मैं ये समोसा खा रहा हूँ। समोसे से याद आ रहा है, एक गोल मार्केट में समोसा वाला है साकेत पे। हाँ, साकेत में गोल मार्केट में, जिसका हींग का समोसा आता है। बिल्कुल है। अब तुम ये बताओ तुम्हारे हिसाब से कैसा है वो? ठीक है, आप अगर सुबह में खाएंगे तो शाम तक आपको हींग वाला फील आता रहेगा। तो हींग आपको अच्छी लगती है या नहीं लगती? हींग ऐसा है कि मुझे तो ठीक है, नहीं मुझे तो भी कोई इशू नहीं। समोसे में सबसे मतलब बेस्ट कहाँ का लगता है? वो हींग वाले को आप समोसा ही बेस्ट नहीं होता है मेरे I know, but तो समोसा इसमें भी वैरायटी मैं चूज नहीं करूंगा। हाँ। आप मुझसे पूछे नॉनवेज कहाँ का वेज होता है, तो मैं आपको बताऊंगा। ये समोसा मेरी कैटेगरी से परे रहता है। समोसा हलवा पराठा क्या रहता है ये बताओ। मैं इसके लिए मर सकता हूँ। अब देखो, पहले नौचंदी में एक कॉन्सेप्ट होता था कि हलवा पराठा जरूर खा के आना, या झंडे वाला होटल है,
नज़ीर होटल, बहुत सारे होटल्स आ रहे हैं कि मतलब वहाँ आपको नहारी खानी है, पाए खाने हैं और हलवा पराठा लास्ट में डेजर्ट में खाना है। बट अब यार मैं वाकई में यार क्रेविंग इसके लिए ख़त्म हो गई है यार। हलवा पराठा बहुत ऑयली है और तुम मना कर रहे थे इसे। अरे हलवा पराठा मतलब मीठा ठीक है, लेकिन हलवा पराठा ज्यादा हो जाता है थोड़ा सा, और ये लोग भर के मीठा डालते हैं इसमें। यार ऑयली इतना हो जाता है ना, खाने का मन नहीं करता। ये मैं नहीं खा पाऊंगा, इसे देख के ही डर लगता है। देखते हैं। और गुलाब जामुन और इसमें स्पंज रसगुल्ले में कौन सा पसंद है? देखिए मुझे गुलाब जामुन पसंद है यार ये बस मेरा फेवरेट है। स्पंज आई थिंक लड़कियों को ज़्यादा पसंद होता है। देखिए लड़की और लड़का हम नहीं करेंगे, फिर कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। कोई बात नहीं, इट्स ओके। बट आपको क्या लगता है, मतलब मोस्टली मैं जितनों से भी मिला हूँ अपने फ्रेंड्स भी सब गुलाब जामुन ही प्रेफर करते हैं। वाइट वाला इट्स लाइक मेरी सिस्टर को पसंद है, तमन्ना को जो हमारी कुक है उन्हें पसंद है। देखिए गुलाब जामुन और व्हाइट वाले में आप कह सकते हैं कि वेज बिरयानी और नॉन वेज बिरयानी। नहीं तो ये तो अलग अलग हो गया। रसगुल्ले का मतलब है गुलाब जामुन। हाँ ये हो गया, खत्म हो गई बात। जैसे बिरयानी का मतलब है कि आप नॉन वेज बिरयानी ही होती है बिरयानी, तो वैसे ही रसगुल्ले का मतलब है गुलाब जामुन। हाँ ये बस रेस में लगा हुआ है साथ में, जैसे वेज बिरयानी लगी रहती है वाकई साथ में यार, मतलब है तो कुछ नहीं अंदर, इसके पास स्पंज है, स्पंज रसगुल्ला है, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन नहीं रसगुल्ला, बट स्टिल मुझे इतना कुछ खास नहीं लगता है। हाँ, और देखिए मैंने इसी के साथ साथ 2018 में मैंने फिर अपना एक छोटे से लेवल से एक प्रोडक्ट था स्टोरिया, वहां से शुरुआत किया था डिस्ट्रीब्यूशन का, और ये सिलसिला चलता रहा और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं। तो ये सब है अपने साथ, लेकिन जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, और उम्मीद है कि जो होगा इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा वो सब। और मतलब ये है कि बेवरेज से जुड़े रहे, मैं भी कहीं ना कहीं बेवरेज से जुड़ा हुआ हूँ, बट बेवरेज का साथ नहीं छूटा आपका। बेवरेज के साथ अब शायद ही छूटे। ये मैं कहूँगा 5वां साल मुझे चल रहा है एनर्जी ड्रिंक से जुड़े हुए। एनर्जी ड्रिंक ऐसा प्रोडक्ट है जो आने वाले अगले 10 से 15 साल में बूम पर रहने वाला है, और मैं तब से एनर्जी ड्रिंक से जुड़ गया हूँ। तब एनर्जी ड्रिंक का यहाँ पे कोई जानता भी नहीं था। रेड बुल मतलब लोग सोचते थे बियर का फैन है रेड बुल का, तब से हम एनर्जी ड्रिंक के साथ अभी जुड़े हुए हैं। वैसे रेड बुल जब मैंने पहली बार पी थी तो ऑब्वियसली सब यही कहेंगे कफ सिरप है, ये है, कड़वा टेस्ट है, ये क्या बात। क्योंकि हम जो हैं, जो हमने एक बना रखा है कि कोल्ड ड्रिंक जो है ना वो मीठी होती है और मीठी के साथ कार्बोनेटेड होती है, तो एक डकार आनी चाहिए, आप पियेंगे उसमें एक अच्छा सा टेस्टी सा फील आएगा। और अगर हम एनर्जी ड्रिंक पीते हैं तो कफ सिरप लगेगी जो फर्स्ट टाइम पिएगा। बट एनर्जी ड्रिंक का मार्केट जब बना, थोड़े बहुत देखिए कमर्शियल्स वगैरह तो आए इसके, उसके साथ साथ ये हुआ कि एक आपका एक ग्रुप है, एक नीश है इसका एनर्जी ड्रिंक का। अब वो जब पीता है और लोग पी रहे हैं और उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं और उस टेस्ट को कह रहे हैं कि हाँ ये जो है ना ये एनर्जी ड्रिंक का टेस्ट है, और उन कोल्ड ड्रिंक्स का अलग टेस्ट होता है। अगर आप उन लोगों में बैठ रहे हो या आपके फ्रेंड सर्कल है तो तभी आप इस चीज को कहोगे कि हाँ ये एनर्जी ड्रिंक है, इसका टेस्ट ऐसा है। अदरवाइज लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप अपने पेरेंट्स को या अपने ऐसे लोगों को पिलाओगे जिन्होंने कभी पिया ही नहीं तो वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, वो कहेंगे ये क्या चीज़ है। वो धीरे 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 सब चीज़ों का accept। बिल्कुल ऐसा है। बताओ एनर्जी ड्रिंक का कि तुमने एनर्जी ड्रिंक क्यों चूज करी और इतना बड़ा रिस्क लिया तुम? हाँ, जब मुझे बिजनेस करना था तो मेरा और एनर्जी ड्रिंक का दोनों का स्ट्रगल चल रहा था उस वक्त। ओके। मुझे भी अपने पैर जमाने थे और एनर्जी ड्रिंक वाला सेक्टर भी वैकेंट था बिल्कुल, वो भी अपने लिए जगह बना रहे थे। तो मैं अगर जूस सेक्टर में या कार्बोनेटेड वाले सेक्टर में जाता तो वहाँ पहले ही बहुत बड़े बड़े वहाँ पे बैठे हुए थे। तो मुझे लगता था कि वहां जाके उनसे कम्पीट करना मतलब बहुत ज्यादा टफ करना है और बहुत ज्यादा फंड की जरूरत पड़ेगी मुझे। बिल्कुल। तब मैंने एनर्जी ड्रिंक को पकड़ा और एनर्जी ड्रिंक ने मुझे, तब से हम लोग साथ चल गए। एनर्जी ड्रिंक की अगर बात करें तो रेड बुल तब तो शायद 69 रुपीज का था, तब हमने 69 का, मुझे 100 रुपए का ही याद है। हाँ, एनर्जी ड्रिंक में एक जो मेन पार्टिकल होता है कैफीन। कैफीन हम लोग ने अगर कंज्यूम किया है तो सिर्फ कफ सिरप में किया है। जब भी हमने कभी किया होगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो कफ सिरप में हमने किया है, तो हमें लगता है कि वो टेस्ट कफ सिरप का होता है। जब पहली बार हम में से कोई भी किसी भी एज ग्रुप का बंदा एनर्जी ड्रिंक पीता है
तो उसको वो सेम कैफीन वाला टेस्ट आता है, तो वो कहता है ये तो खांसी की दवाई है। हाँ। अब खांसी की दवाई तो क्योंकि दवाई है, टेस्ट तो उसमें रहा नहीं फिर उसके हिसाब से, तो वो उसको डिनाई कर देता है। लेकिन एनर्जी ड्रिंक एक ऐसा ड्रिंक हो गया है आज की डेट में। कैफीन का क्या काम होता है, कैफीन आपकी बॉडी में जैसे ही जाएगा तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा हाई कर देता है वो। तो अगर आपने कोई बहुत ज्यादा काम किया है, थके हुए हैं, आपको ग्लूकोज कम हुआ है, आप जैसे उसको लेंगे तो इमीडिएटली आपको वो बॉडी का टेम्परेचर हाई करेगा और आपको थकने नहीं देगा। जैसे ही आप उसको 1 2 3 4 5 बार इस तरह से आप कंटिन्यू लेना शुरू करेंगे, अब ये बॉडी की नीड हो गया, एडिक्टिव हो जाता है। अब जैसे आप निकोटीन सिगरेट के साथ ले रहे हैं, आपको कैफीन चाहिए ही चाहिए आपकी बॉडी को। अगर वो एडिक्टिव है, और धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो टेस्ट आपको जो दवाई लग रहा था, कब ये आपको टेस्ट मजा देने लगा। अब आप इसको एंजॉय करने लगे, और जैसे आप इसको एंजॉय करते हैं तो फिर आपको कार्बोनेटेड ड्रिंक, क्योंकि आप बहुत टाइम से पी रहे हैं, फिर आप उससे कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं। और वो क्योंकि उसमें सिर्फ टेस्ट होता है, एडिशनल उसमें कुछ भी बेनिफिट है नहीं, तो इसलिए एनर्जी ड्रिंक का मार्केट धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। हाँ नहीं, बट देखो ठीक है, कैफीन बहुत एडिक्टिव है, उसके साथ साथ एडिक्टिव जो है आपकी शुगर्स भी होती है। देखो इसमें शुगर है और आर्टिफिशियल शुगर्स भी डालने लगे हैं, बट शुगर्स तो और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में भी है, जूसेस में भी है। देखिए जूसेस में है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में है, लेकिन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में विटामिन तो नहीं है आपके, ठीक है, उसमें ना विटामिन है ना कैफीन है। एक और चीज है एनर्जी ड्रिंक में, जो एनर्जी ड्रिंक को एनर्जी ड्रिंक बनाता है, उसका नाम मेरे जहन से नहीं आ रहा है, मैं एक घंटे से सोच रहा हूँ। टॉरिन। तो टॉरिन, ये सब चीजें क्या होती है कि आपकी बॉडी को नुकसान तो क्या ही देंगी, लेकिन कहीं ना कहीं फायदा जरूर देती है। कार्बोनेटेड ड्रिंक में एक भी चीज ऐसा नहीं होता है कि आप उसको पिएंगे और किसी भी तरह से आपको फायदा मिलेगा। तो ये कोल्ड वार चलता आ रहा है कार्बोनेटेड ड्रिंक को और एनर्जी ड्रिंक में, लेकिन इसमें डेफिनेटली एनर्जी ड्रिंक जीतेगा, क्योंकि उसके लॉसेस बहुत कम है कार्बोनेटेड की कंपेयर में। वो है, देखो ठीक है लॉसेस है इन दी एंड, बट ये है कि बहुत से लोग ये है कि नहीं पीते एनर्जी ड्रिंक, अब भी नहीं पीते हैं। देखिए उसमें एडल्ट नहीं पीते हैं, मतलब एडल्ट इन द सेंस मतलब बूढ़े लोग नहीं पीते हैं, मतलब 50-60 वाले नहीं पीते, उनको पीना भी नहीं चाहिए। नहीं पीते। 50 या 60 प्लस वालों को अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा के क्या करना है, ऑलरेडी उनकी कुछ ना कुछ दिक्कत कुछ तो कुछ रहता है। आज चलो आप समोसा खाओ यार, ये समोसा हम बाद में खाएंगे, अभी मुझे पहले रेसिपी को फिनिश करना है। और यार इतना मीठा हो गया है ना, देखिए वाकई में रात को नींद नहीं आएगी, ऐसा शुगर रश हो जाएगा ना। शिट यार, ये कैसे खाया जाएगा? मेरठ का मशहूर हलवा पराठा। ये सच में मेरठ का मशहूर है। मैं जितने भी किसी सिटी में गया हूँ और वहां बिकते हुए देखा तो इसी नाम से बिकता है, मेरठ का मशहूर हलवा पराठा। इसका एक निवाला गया, दैट्स इट, खत्म हो गया। मैं वो भी नहीं लूंगा उसका। अच्छा, हेल का एक वाटरमेलन वाला वो फ्लेवर आया है, कैसा लगा तुम्हें? देखिए मुझे ठीक लगा, लेकिन मार्केट उसको एक्सेप्ट नहीं एक्सेप्ट कर रही है। उसका रीजन है, एक तो हमको एनर्जी ड्रिंक का ही नहीं पता है। अब हमने एक्सेप्ट किया कि एनर्जी ड्रिंक ये होता है, मतलब ये उसका पर्टिकुलर टेस्ट है। हाँ। तो अभी हमने मान लिया कि एनर्जी ड्रिंक का कैफीन वाला टेस्ट, कोरेक्स टाइप वाला का टेस्ट होगा, तो ये एनर्जी ड्रिंक है, जबकि वो टेस्ट सिर्फ कैफीन का होता है। एनर्जी ड्रिंक का अपना कोई पर्सनल टेस्ट है नहीं, जैसे फैंटा लिम्का का अपने अपने टेस्ट होते हैं। हेलो रेड बुल का कुछ फ्लेवर का नाम है वो पर्टिकुलर जो हम मतलब ये रेगुलर फ्लेवर होता है और ये एप्पल बेस्ड ड्रिंक होती है, इसमें कैफीन और ये सब चीजें डाली होती है। एप्पल, ठीक है, एप्पल बेस्ड ड्रिंक है, अपना कोई पर्टिकुलर इसका फ्लेवर नहीं है। अब क्या होता है, आपको जब उसमें फ्लेवर वाटरमेलन की हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम वाटरमेलन का फ्लेवर उसमें डाल रहे हैं तो कैफीन वाला टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ओके। अब वो एप्पल बेस्ड ड्रिंक की जगह वाटरमेलन बेस्ड ड्रिंक हो गई है, तो वाटरमेलन का टेस्ट आएगा, साथ में उन्होंने टॉरिन और उसमें कैफीन ऐड कर दिया है। ठीक है, तो कायदे में वो असली एनर्जी ड्रिंक है जो होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि मुझे या मेरे जैसे किसी कंज्यूमर को, हमको तो पता है कि जो एप्पल बेस्ड ड्रिंक होती है और उसमें कैफीन डाला होता है वो एनर्जी ड्रिंक है। अब ये कहते हैं कि इसमें तो तरबूज का फ्लेवर आ रहा है या इसमें आड़ू का फ्लेवर आ रहा है। आड़ू भी एक आया था रेड बुल के साथ। रेड बुल के साथ आया था? हाँ। नहीं आया, रेड बुल ने 8 फ्लेवर लॉन्च किए यहाँ पर, तो हमें नहीं समझ आते हैं वो। हमें एनर्जी ड्रिंक में चाहिए सिर्फ वो फ्लेवर जो रेगुलर है, जो हमने सबसे पहले किया है। तो ये चीज समझने में कि फ्लेवर वाली भी एनर्जी ड्रिंक होती है डिफरेंट टेस्ट के साथ, हमें शायद अभी 1 से 2 साल और लगेगा। जो भी कंपनी बन गई है सब चल रही है, सब चलेंगी।
लेकिन जो उसको लीड कर रहा है उस कैटेगरी को, उस तक नहीं पहुंच पाता है कोई भी। देखिए हेल्थ एनर्जी ड्रिंक इधर लॉन्च हुई सबसे पहले, तो इधर की आप सेल देखिए, पूरा वेस्टर्न यूपी की सेल, ठीक है, और शायद पूरे इंडिया की सेल ये बराबर है अभी। आप ईस्ट यूपी में जब जाएंगे तो आपको पूरा ईस्ट यूपी की सेल वो आप 1/3 देखेंगे वेस्ट यूपी के मुकाबले। ऐसे ऐसे शहर हैं जहाँ पूरे शहर में 200-300 पेटियां बिकती है, जबकि सिर्फ मेरठ की सेल रजिस्टर्ड सेल है 10,000 केस की। हम 1 CR का बिजनेस कर रहे हैं हेल्थ के साथ मेरठ में। तो क्योंकि मेरठ में हेल्थ ने मेहनत कर ली है। जब कोई नहीं जानता था एनर्जी ड्रिंक को, तब मेरठ में हेल्थ आई। तो अभी क्या, जैसे बनारस की मैं बात करूँ, एक एनर्जी ड्रिंक का नाम ले दिया, आप हंसी के बहुत ज्यादा, बीस्ट लीड करता है बनारस में। बीस्ट यहाँ पे भी आई यहाँ पर, लेकिन क्योंकि यहाँ हेल्थ पहले अपने आप को यहाँ जमा चुका था, तो यहाँ फिर बीस्ट ने किसी ने भी पैर नहीं जमाया। तो जहाँ जिसने अपने आप को पहले साबित कर दिया है वो वहाँ चल रहा है। लेकिन वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट एक या दो ही होते हैं, रेड बुल है और दूसरी ये है, बाकी सब चल रहा है। देखिए ये तो हो चुका है फिनिश। कहाँ फिनिश हुआ है भाई, इसे फिनिश करो। ठीक है, मैं कर लेता हूँ। मैंने समोसा भी फिनिश कर दिया और ये मीठे को देख के चक्कर आने लगा। या तो ऐसा लगता है कि मीठा वगैरह ज्यादा खा लो ना तो नींद से आने लगती है। देखिए नींद जरूर आती है, चक्कर बिल्कुल भी नहीं आते हैं। मुझे आ रहे हैं, तो मैं खा के देख के अब मुझे खा के देखिएगा कि चक्कर आएंगे या नहीं आएंगे। अच्छा, बस चक्कर आते हैं हलवा पराठा देखकर, बाकी सब मुझे चलता है। वाकई ये नहीं खत्म होने का। जब आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, कंपटीशन पे बाद में आएंगे। देखो कंपटीशन तो हर बिजनेस में होता है, लॉसेस। और जैसे ये आजकल इंस्टाग्राम पे ये सब चल रहा है कि यार तुम पढ़ाई वढ़ाई क्यों कर रहे हो, बिजनेस पे जाओ, बिजनेस असली चीज़ है, और डिग्री मिलती है आपको केवल पढ़ाई से, और उसके बाद आप वर्कर बन जाते हो और जॉब करते हो, जो कि मुझे लगता है कि यार ये 100% ट्रुथ है। बिजनेस अपनी जगह ठीक है, आपकी जॉब अपनी जगह ठीक है, और प्लस इट डिपेंड्स आप कैसे इंसान हो। आप बिजनेस पर्सन हो, आप ट्राई करके देखो, नहीं हो फिर भी ट्राई करके देखो। जॉब वाला जॉब करेगा और बिजनेस वाला करेगा। ऐसा नहीं है कि बिजनेस में लोगों ने लॉसेस नहीं करे हैं, बिल्कुल पूरी जिंदगी भर प्रॉफिट कमाने में पूरी जिंदगी निकल गई है। तो आप मुझे ये बताओ कि जैसे आपने जॉब को छोड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस, और एक बुरे एक्सपीरियंस भी बताओ जो मुझे पता है कुछ ब्रांड्स के साथ जो अब भी हो रहे हैं, ठीक है। और वो कंपनी का ब्लेम करने का नहीं है, लोगों को ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि मैं भी जॉब कर रहा हूँ और मैं भी ये चीज़ समझता हूँ कि जो लोग हैं वो ही कंपनी को कहीं ना कहीं डिफेम करते हैं अपने वर्किंग स्टाइल की वजह से, अपने एम्प्लॉयज़ के तरफ जो अपना बर्ताव रखते हैं, जो उनका बिहेवियर रहता है, जो उनका रूड बिहेवियर है। और रूड भी एक बहुत कमज़ोर वर्ड है, हैरेसमेंट जो होता है। और अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ भी देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी मैं ये नहीं कहूँगा कि परफेक्ट रहता है, उनकी भी गलतियाँ होती हैं, उनकी भी खामियाँ होती हैं। और कहीं ना कहीं यही एक रीज़न है कि मॉडर्न ट्रेड आ गया है ना। डिस्ट्रीब्यूटर कहेगा मैं नहीं बेचूंगा, ठीक है ना, मैं 6 पीस नहीं बेचूंगा। अभी हाल फिलहाल की बात है, वो उनका कहना है भाई साहब का, मैं 6 पीस नहीं बेचूंगा, मैं पेटी की पेटी लगाऊंगा। आपका नया प्रोडक्ट है या वो है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये चीज़ें अनएक्सेप्टेबल हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं आगे अपना ये चीज़ खिंच के लॉस आता है इंसान का। तो अपना बिजनेस का आप मुझे थोड़ा सा बताओ ताकि हम भी थोड़ा इंस्पायर हों। देखिए, एक तो ये बात कि पढ़ाई छोड़ दीजिए, बिजनेस कीजिए, उसके लिए भी पढ़ाई जरूरत है, ठीक है। एक दो चुनिंदा उद्योगपति ऐसे हैं जो पढ़े हुए नहीं हैं और देश में शायद सबसे बड़े नाम के साथ बैठे हुए हैं, उद्योगपति। तो जरूरी नहीं है कि आप भी वैसे किस्मत लेकर आए हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल खारिज कर देनी चाहिए बात को कि आप पढ़ाई मत कीजिए और बिजनेस कीजिए। बिना पढ़े लिखे इंसान बिजनेस भी नहीं कर पाएगा, बहुत जल्दी बात करें। देखिए, बहुत कम ऐसे एग्जाम्पल है, आप मुझे कितने गिनाएंगे? हाँ, जो जिन्हें जानते हैं, जिनको मूवीज में देखा है, उसमें करें। ये बहुत कम रेशो है ऐसा। तो ये तो बहस का मुद्दा ही नहीं होना चाहिए कि पढ़ना चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। हदीस में भी है कि इल्म हासिल कीजिए चाहे चीन जाना पड़े आपको।
तो हदीस कभी भी बेकार नहीं होती सही है। बात। और मुझे ऐसा लग रहा है आपके एक्सप्रेशन से कि आपने ये सुना नहीं है। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ चीन जाने से भी। हाँ, इल्म हासिल कीजिए चाहे चीन जाना पड़े। मतलब चीन तब मक्का से बहुत दूर था, तो तब ये बात आई थी कि आपको अगर चीन तक भी जाना पड़े इल्म हासिल करने के लिए, तब भी आप जाइए, लेकिन इल्म हासिल कीजिए। तो और एक वो इंग्लिश में कहावत है ना, एजुकेशन मेक्स परफेक्ट मैन करके एक है। हाँ, होगी। मैं ठीक है, प्रैक्टिस Practice मेक्स परफेक्ट। लेकिन ये तो डिबेट का हिस्सा होना ही नहीं चाहिए कि आपको पढ़ाई करनी है नहीं करनी है, क्योंकि वो सवाल ही नहीं बनता है। बिल्कुल। बिजनेस और जॉब में ये एक बात की आप कर सकते हैं, अपनी जगह दोनों ही चीजें बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अगर आप क्रिएटिव हैं तो बिजनेस कीजिए, आप अगर क्रिएटिव हैं तो आप शायद जॉब में अपना टाइम खराब कर रहे हैं, लेकिन जॉब भी कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंस देती है। मैंने 4 साल जॉब किया और करीब 5 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि क्या क्या सर्कमस्टेंसेस आने वाले हैं, कहाँ मुझे रुकना है, कहाँ मुझे स्टॉप करना है चीजों को। और उसी फील्ड में क्योंकि जॉब किया है और उसी फील्ड का बिजनेस कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि सामने वाला मुझे कहाँ क्या नुकसान दे सकता है। हालांकि उसके बावजूद भी नुकसान हो जाते हैं बिजनेस का एक पार्ट है। लेकिन आप कंपेयर भी नहीं कर सकते और ये भी नहीं बोल सकते दोनों में से कि जॉब बहुत अच्छी है और बिजनेस बहुत अच्छा है। जॉब में आप 10 से 6 तक आप ड्यूटी देते हैं, पूरे दिन आप काम करेंगे, शाम में अगर किसी वजह से टारगेट आपने पूरा नहीं किया है, जो कि प्राइवेट में अक्सर टारगेट होते हैं, तो 2 चीजें आपके साथ होती हैं। एक तो आप खुद डिमोटिवेट हो गए कि आपसे टारगेट पूरा नहीं हुआ है। दूसरा, आपको बॉस की गाली सुन ली। ठीक है, अपने काम में क्या होता है कि आपने कुछ भी नहीं किया, पूरे दिन आप सो रहे हैं, तो आपसे कोई कहने वाला नहीं। लेकिन इन दी एंड, इन दी मंथ, इन दी वीकेंड आप लॉस पे जा रहे हैं। तो आप जॉब कीजिए या बिजनेस कीजिए, अगर आप सही तरीके पे चल रहे तो दोनों ठीक है, नहीं तो दोनों बेकार है। आप कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा जैसे आपने जॉब के बाद बिजनेस स्टार्ट किया और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स भी नहीं, तो डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के बाद कुछ कंपनी के प्रेशर होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, SOPs होते हैं जो फॉलो करने होते हैं, और वो आपको ऐसा लगा कि यार कहीं ना कहीं जो एक कटर या ट्रेडिंग वाला बंदा पैदा हो रहा है वो सही है, जस्टिफाइड है। ये बहुत ज़्यादा इनकी जो ये रूल्स है ना कि एक आदमी ने ये बना दिया कि ये ब्रांड बिकेगा, ये समोसा बिकेगा और इसके अलावा कुछ नहीं बिकेगा, तो 10,000 पेटी है ना, मैं एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर पे पेल देता हूँ या 1,000 पेटी पेल देता हूँ, उसका पैसा एक जगह ब्लॉक कर देता हूँ, या कंपनी के मनगढ़ंत टारगेट बन गए, लड़के का प्रेशर है, आप जैसे भले लोगों ने मंगा लिया है, तो वो चीज़ होगी। तो ये चीज़ आपको लगा कि ट्रेडिंग ज़्यादा बेहतर है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप में बेहतर नहीं है? ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूटर भी ट्रेडर होता है। हाँ, नहीं वो होता है प्रोफेशनल, मतलब कटर मैं कह रहा हूँ। कटर आप एक लेवल तक रह सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर जब बनता है कोई, तो प्रोफेशनल वे में चला जाता है। चीजें सिस्टम में रहती हैं, पूरी चेंज जुड़ती है। कटर में क्या होता है कि आप कोई भी एक चीज, कोई एक्स प्रोडक्ट है आपका, आज आपको मिल गया सही रेट पे, आपने मंगा लिया, बिल्कुल आपको पता लगा नेक्स्ट आपको स्टॉक आना है तो रेट नहीं आ रहा है, तो क्या होता है कि मार्केट में आप वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाते। आप शायद पैसा कमा लें एक टाइम में, लेकिन मार्केट में जो वैल्यू है वो आप क्रिएट नहीं कर पा रहे। तो होता क्या है कि बहुत ज्यादा लंबा फ्यूचर आप एज ए कटर नहीं देख सकते अपना। मैं किसी चीज का डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, और मुझे कटिंग करनी है प्रोडक्ट पर, तो 2-3 महीने 4 महीने मेरे पास रेट्स आए, मैंने किसी को कटिंग करके दे दिया उसका, 4 महीने बाद मेरे पास रेट नहीं आ रहे, अब मैं अपना माल बेच रहा हूँ, या फिर मेरी इतनी सेल हो गई है कि जो टारगेट थे मेरे पूरे हो रहे हैं, जो कटर मेरे साथ जुड़ा हुआ था उसके हाथ रुक गए, ठीक है, उसके जो कस्टमर के साथ रुके थे वो भी रुक गए। तो कटर का मैं समझता हूँ कि आप फ्यूचर नहीं देख पाएंगे कटर में। डिस्ट्रीब्यूटरशिप में देखिए सभी कामों में ये सब चीजें होती हैं। बिजनेस में आपको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, ये दोनों पैरेलल में चलते रहते हैं आपको। ये आपको देखना है कि किस तरह से आपको मैनेज करना है, लॉस के साथ में आपको किस तरह से अपना प्रॉफिट निकाल के ले जाना है। ये जरूर है, कोई भी कंपनी अगर मुझे फ्रेंचाइजी दे रही है किसी भी प्रोडक्ट की और फिर बोलती है कि पूरे शहर में हम आपके सिवा किसी को नहीं देंगे, तो उसकी भी कुछ एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि एटलीस्ट इतने अमाउंट का या इतने केसेस में उसको धंधा चाहिए मेरे से। तो प्रेशर भी कहीं ना कहीं ठीक रहता है, क्योंकि जॉब में मैं रहा हूँ तो मुझे पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो इसको हम गलत नहीं कह सकते हैं। ठीक है, वो भी तो सर्वाइव कर रहे हैं ना हमारे साथ। उनके पास हो सकता है दूसरे तीसरे बंदे से भी डिमांड आ रही हो, लेकिन हमारे साथ क्योंकि उनका टाइप हुआ है तो कहीं और नहीं दे रहे, तो उतना प्रेशर बनता है। तो ये सब चीजें रहती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कटर का भविष्य सिक्योर नहीं है। हाँ, ठीक है।
तो ये डिस्ट्रीब्यूटर में अगर आप इस फील्ड में है, एफएमसीजी में है, तो डिस्ट्रीब्यूटर बने, ज्यादा प्रॉफिट रहता है उसको। फिर लाइनें खुद ही चली जाती है। मैं एक चीज का किसी भी एक प्रोडक्ट को लेकर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, तो दूसरी कंपनी वालों को पता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ले सकता है हमारी कंपनी। लेकिन अगर मैं सिर्फ कटर हूँ, तो मैंने कितना ही पैसा लगा हुआ है, कितने बड़ा गोडाउन है, कंपनी वालों को पता होता है कि ये कटिंग करता है, तो हमारा प्रोडक्ट लेगा नहीं। इसमें क्या होता है, कई बार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे ऐसे चली जाती है। तो ये मेरा मानना है। एंड व्हाट अबाउट लॉसेस ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूटरशिप, आपको क्या लगता है? डिस्ट्रीब्यूटरशिप में लॉसेस एज अ कटर शायद ज़्यादा होते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर को कई बार सिर्फ एक मौका चाहिए होता है उन सबको कवर करने का। मैं नाम नहीं लूँगा, एक प्रोडक्ट था मेरे पास, मैं उस पर 10 से 20 रुपए केस उस पर मैं अर्न करता था। 8 से 9 महीने साल में, मैंने 8 से 9 महीने शुरू में मैंने उस पर 10 से 20 रुपए पर केस उसमें मेरा प्रॉफिट था। लेकिन 2 महीने ऐसा हुआ कि वो प्रोडक्ट शॉर्ट हो गया और नीड क्योंकि कंटिन्यू है। अभी 2 चीज हुई, एक तो जितने भी होलसेलर और कटर्स मेरे साथ जुड़े हुए थे, स्टॉक मेरे पास महीने में आ रहा है 2000 केस, ठीक है, मेरी नीड है 4000 केस, तो ऐसे में मैं अपने कटर्स जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं मैं उनको माल नहीं दूंगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा कटर बनने का, उनको स्टॉक नहीं मिल रहा है, ठीक है। मतलब रिटेलिंग पे फोकस हुआ, हाँ, अपने आप आगे 2000 केस मुझे मिल रहे हैं पूरे महीने में, 4000 की मेरी सेल है, तो मैं कटर को कैसे दूंगा? अरे बाबा। और वहां पर मैं 20 रुपए की जगह शायद 100 या 150 रुपए कमा रहा हूँ। ये कटर नहीं करते। तो आप अगर लॉस भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट भी होता है। बिजनेस में कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन और दुश्मनी वाला कंपटीशन मैंने देखा है, हुआ है, तो आपका क्या कहना है? कोई बिजनेस ऐसा नहीं है आज तक भी जिसमें कंपटीशन ना हो। हेल्दी कंपटीशन सब जगह रहता है, हेल्दी रहता है, ठीक है। तो आप रियल एस्टेट वगैरह में देखेंगे तो बहुत ज्यादा दुश्मनी हो जाती है, बेवरेजेस में उतना नहीं होता है। पर्सनल लेवल पे कोई ले जाए और जबरदस्ती दुश्मनी कर ले, अलग बात है, लेकिन उस तरह का रहता नहीं है। हुआ मेरे साथ हुआ है, नाम मत पूछिएगा, मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन हुआ है। एक बहुत प्यारे शख्स है जो बहुत ज्यादा दिल पर ले गए थे चीजों को, गलतफहमियां उनको हो गई थी। हालांकि अभी शायद सब ठीक चल रहा है, लेकिन हुआ है। और बहुत ज्यादा उस वक्त पर चीजें ऊपर नीचे हो गई थी हमारे साथ में। देखो, कहीं ना कहीं जेलसी फॉर्म होती है जब आप बिजनेस कर रहे हो और आपके बराबर में एक दुकान है, ठीक है, उसके बराबर में एक और दुकान खुल गई, बट कहीं ना कहीं एक कंपटीशन और एक मार्केट बना देता है। एक मार्केट में अगर आप जाओगे तो आप लगेगा कि हाँ भाई ये पीएल शर्मा रोड है, यहाँ पे मतलब आपको एक तो हब मिलेगा पूरा कंप्यूटर्स वगैरह, लैपटॉप्स वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह का, और ट्यूशन्स का, एजुकेशन भी हब है, वहाँ पे बहुत सारे ट्यूशन हैं। तो ठीक है, एक हेल्दी कंपटीशन होता है। हाँ, इंसान ये सोचता है और ऐसा होता भी है, तो उसका थोड़ा सा शेयर कम हो गया है, अपना ये मार्केट है, बट स्टिल कंपटीशन है, हम नहीं रोक सकते। और किलसना या कि दूसरे का काम को आप बिगाड़ दो या फिर रोको, कोई फायदा नहीं होता। इन दी एंड आपको अगर सबको एक साथ आपने ये मान लिया है कि जो मेरे नसीब का है वो मुझे मिलेगा, चाहे किसी भी तरह से मिले, तो फिर आपको फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास में 10 दुकानें हैं, 20 दुकानें हैं, या क्या चल रहा है आपके साथ। आपने अगर ये मान लिया है कि आपके नसीब का आपके पास तक आकर रहेगा, तो फिर आप फिर सही ट्रैक पर है मेरे हिसाब से। तो मैं वही मान के चलता हूँ। तो वो सोचते हैं कि छीन लें इसका। अब सब एक जैसे तो नहीं हो सकते, सब बुरे भी नहीं हो सकते, सब अच्छे भी नहीं हो सकते। बैलेंस रहना जरूरी है, और शायद उन्हीं लोगों की वजह से अच्छे लोगों का भी सब ठीक चलता रहता है। कोई इशू नहीं है, सब चलता रहता है। ठंडे हो गए, सभी कुछ ठंडा हो गया, हम भी ठंडे हो रखे हैं। वो तो ये सही है कि टेम्परेचर ठीक है इस टाइम। गर्मी में ऐसे बैठना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और गर्मी आ भी गई थी, फिर बारिश आ गई, आज भी घटा हो गई। मीम्स चल रहे हैं। हाँ, यूपी जी ने कहा था कि मई जून में शिमला बना देंगे। हाँ, तो शायद चलो, अब ये चीजें हो गई, आप लोग बोर भी हो गए होंगे, क्या ही अपने बिजनेस के बारे में बात करना है, कूल बातें करो, है? तो कूल बातें में एक बीच में मैं ये कहना चाहूंगा, ठीक है, आपने शेर व शायरी क्यों शुरू करी? क्या दिल विल दुखा? जैसे शेर जो बोलता है कि उसके बहुत दर्द है, कोई ना कोई ऐसा रीजन है कि हाँ भाई अब मैं ये सब चीजें छोड़ के उसकी याद में शेर और शायरी करूँगा।
तो यही रीजन था, तो फिर क्या रीजन? एक मिथ है कि शेर व शायरी सिर्फ वो बंदा कर सकता है जिसका दिल टूटा हो। ये शायरी अगर करनी है तो दिल टूटवाना है। हाँ। बिल्कुल गलत है। होता क्या है कि नॉर्मल बंदों के साथ अगर उनका दिल टूटता है या उस वाले फेज से वो लोग गुजरते हैं, तब उनको शायरियाँ पसंद आती हैं। वो सुनते हैं या फिर सुनी हुई शायरी बोलते हैं, तो उनको लगता है कि यार जब दिल टूटा था तब शायरियाँ हमें पसंद आने लगी थी। इसका मतलब शायरी से दिल टूटने का भी कनेक्शन है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। और आप अगर चाहेंगे कि मैं शायरी करने लगूँ, मैं शायर बन जाऊँ, मैं प्रोफेशनल शायर बनना चाहता हूँ, तो आप नहीं बन पाएंगे। ये किस्मत है और ये गॉड गिफ्ट होता है। मुझे भी नहीं पता था कि अभी भी मैं शायरी नहीं करता हूँ, मैं प्रोफेशनल शायर नहीं हूँ। ये पैशन है बस, ये शौकियाना शायरी है, इसको शायरी नहीं बोलते हैं। तो ये बस चल रहा है जो भी चल रहा है। तो शायरी, आप सिर्फ शायरी एक ऐसा चीज़ है कि आप चाहकर नहीं कर सकते कि मैं चाहता हूँ तो मैं शायर बन जाऊँ। और आपको पता भी नहीं होता है कब आप शायरी करने लगते हैं। सभी की लाइफ में एक जोन ऐसा आता है कि वो शायरी वो सुनना चाहता है, उसको शायरी पसंद आती है। वो या प्यार मोहब्बत की होंगी या फिर वो दिल टूटने की होंगी, लेकिन उसको एक वक्त तो शायरी जरूर सुननी होती है। आपकी लाइफ में वो फेज आया होगा, आप बताएंगे नहीं वो। ठीक है। जब मेरी लाइफ में ये वाला फेज आया तो मुझे शायरी बहुत पसंद आई और मैंने बहुत लंबे टाइम तक शायरी सुनी। और सुनते सुनते मुझे नहीं पता चला कब मैं शायरी सुन के शायरी करने लगा। मुझे लगता था कि कोई शायरी बहुत बड़ी गजल है, मैंने याद कर ली, ठीक है। अब मैं बीच में से कुछ भूल रहा हूँ तो मैं खुद से जोड़कर उसको बना रहा हूँ। मुझे लगता था मुझे वही याद आ रही है जो ये असली शायरी है। लिखी हुई देखता था तो लगा कि यार ये तो वो लाइन है ही नहीं जो मैंने बोल दी है। ये सब ऐसी शुरुआत हुई, मुझे लगने लगा कि शायद मैं बहुत बड़ा शायर बन गया। बाद में फिर हम टूटा मेरा। तो शायरी हो जाती है, बस आप चाहते नहीं हो करना, ये हो जाती है। अब ये अच्छा लगता है करना। तो शायरी कब स्टार्ट की? क्योंकि मैं जब आपसे मिला था तो उस टाइम कुछ नहीं था, शायरी, इंस्टाग्राम, टिकटॉक भी नहीं था। तो जब हम मिले थे उस टाइम भी आपने कहा था कि मैं बड़े मंडप पे शोज होते मैं दिखता भी हूँ। तो वो टाइम से शुरू हुई थी और उसके बाद में अब जाके शुरू हुई? शायरी है 2012 से, 12th में था मैं, तब से शायरियाँ मुझे सब पसंद आती हैं। और लिखना शुरू किया 2015 से। पहला शो हुआ था मेरा 2016 में पटेल मंडप में। छोटे छोटे गली मोहल्ले के शो या स्टेज शो कहेंगे उसको, वो मैंने तभी किया। फिर क्योंकि काम में लग गया, ये सब चीज़ें हुई मेरे साथ, जॉब में ये सब चीज़ें, तो कुछ टाइम के लिए रोक दिया। लेकिन क्योंकि अंदर का शायर कभी मरता नहीं है, ये तो वक्त मिला, लिख लिया, कुछ चीज़ें हुई। शायरी असल में दो शायरी होती है, एक ख्याली शायरी होती है, एक हकीकी शायरी होती है। एक कि आप कुछ भी इमेजिन कर रहे हैं और शायरी में उसको तब्दील कर रहे हैं। एक जो आपके साथ हो रहा है आप उसको शायरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पहले मैं लिखता था ख्याली शायरी जी, और ख्याली शायरी अक्सर महबूब के लिए लिखी जाती है। तो फिर कुछ चीज़ें ऐसी हुई मेरी जिंदगी में कि फिर मैं एहसासों पे शायरी करने लगा। जो चीज़ें मेरे साथ चल रही हैं उसको शायरी में तब्दील कर दिया। 2022 26 जुलाई 2022 को पहली बार प्रोफेशनल मैंने एक शो किया, इवेंट, और तब से ये सिलसिला जारी है। और इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे कितने फॉलोअर्स हो गए? इंस्टाग्राम पे बताओ। इंस्टाग्राम पे 23,830 या 35 हुआ था। हाँ। और ये हुए हैं अभी 8-9 महीने में। 26 जुलाई को ही पहली बार मैंने इंस्टा अकाउंट बनाया था। उससे पहले मेरा कोई इंस्टा अकाउंट भी नहीं था, एफबी पे भी नहीं था। नहीं था आपको पता नहीं था। तो 26 जुलाई 2022 को ही मैंने पहला अकाउंट बनाया। इवन जहां मैं शो करने गया था उसी के ऑर्गेनाइजर ने कहा कि अपनी इंस्टा आईडी दीजिए, आपकी रील कोलैब करनी है। तो मुझे नहीं पता था कि रील क्या होती है, कोलैब क्या होता है। तो मैंने उनको बताया कि इंस्टाग्राम तो मैं चलाता नहीं हूँ। तो उनको बहुत अजीब लगा कि यार ये क्या हो सकता है, आज के टाइम में इंस्टाग्राम कोई नहीं चला रहा है। तब उन्होंने मेरी आईडी वहां पर क्रिएट की थी। तो तब से ये चल रहा है। अब शेर आपने आपके मतलब इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कोई एक ऐसा शेर, पोइट्री जो आप रिग्रेट करते हो कि यार ये मुझे नहीं बोलनी चाहिए, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया है, या ये एक पर्टिकुलर पर्सन को लेके या किसी को बुरा लग जाएगा, यार ये बोलना बहुत गलत रहा है? तो कोई एक ऐसी शायरी जो आप पहले हमें बता दो, हमें सुना दो। अब जब ऑलरेडी ऑनलाइन है तो एक सुना दो यार, उसके बाद फिर जानना चाहेंगे क्या बात रही, क्या रीज़न रहा है। चलिए,
बता देता हूँ। पहला ही मेरा इवेंट था और पहले ही जो मैंने वहाँ परफॉर्म किया, तो तब मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छी शायरी कर रहा हूँ और मुझे करनी चाहिए। बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिला मुझे उस शायरी पर वहाँ पर लड़कों का। और उस पोएट्री की 11 से 12 रील बनी, सभी मिलियंस में गई। ओके, वो जो आपने शेयर नहीं करी थी? नहीं, मैंने भी आपने शेयर करी या दूसरे ने ऐसे शेयर कर दिया, अपने अपने अकाउंट्स में डाल दिए? उस जो इवेंट ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने भी अपने इंस्टा पे किया और सभी मिलियंस में गई। लेकिन अभी मुझे लगता है कि शायद मुझे वो शायरी नहीं करनी थी। शायरी मतलब है कि मोहब्बत बांटी है आप, मोहब्बत कितनी भी करेंगे कम पड़ेगा। और वो अलग ही तरह की मोहब्बत वाले जोन में शायरी चल रही थी मेरी। मैं आपको कुछ शेर सुनाता हूँ उसके, हालांकि उसके बाद मैंने कभी पोस्ट किया नहीं है उसको। नहीं, उसके बाद कर ये ऑनलाइन है ना? हाँ, ये मेरे इंस्टा अकाउंट पर है। और क्योंकि मिलियंस पे चली गई है तो इंसान लालच का पिटारा होता है उसके अंदर, तो मैंने उसको डिलीट नहीं किया है। तो वो जिस तरह से था कि ये सुनकर दिल पे खंजर चल रहे हैं, ये सुनकर दिल पे खंजर चल रहे हैं, तेरे किस किस से चक्कर चल रहे हैं। ये सुनकर दिल पे खंजर चल रहे हैं, तेरे किस किस से चक्कर चल रहे हैं। मसले अब हमें ये रह रह कर खल रहे हैं कि जिस महफिल में देखो तेरे आशिक निकल रहे हैं। आशिकों की फौज बनाओगी क्या? आशिकों की फौज बनाओगी क्या? सब कुछ यूं ही गवा दोगी तो बचाओगी क्या? मैं हिसाब अगर लगाऊं तो हर एक के हिस्से में आधा है। मैं हिसाब अगर लगाऊं तो हर एक के हिस्से में आधा है, क्योंकि महीने में दिन कम और तेरे आशिक ज्यादा है। इतने आशिकों का आखिर करोगी क्या? इतने आशिकों का आखिर करोगी क्या? तुम्हें डर नहीं लगता मरोगी क्या? तुम्हें सालों लगेंगे अगर हर रोज एक आशिक से मिलने जाओगी। मेरी मानो तो इलेक्शन लड़ लो, मेरी मानो तो इलेक्शन लड़ लो। मैं कसम से कहता हूं तुम पक्का जीत जाओगी। जरा जो मुस्कुराकर देख ले तुम्हें, तुम भी उसे देखकर फिर मुसलसल हंसती हो। जरा जो मुस्कुराकर देख ले तुम्हें, तुम भी उसे देखकर फिर मुसलसल हंसती हो। हर किसी से पट जाती हो, जान तुम कितनी सस्ती हो। ये पटना फुटना बंद कर दो, थोड़ा तो खुद पे करम कर दो। ये पटना फुटना बंद कर दो, थोड़ा तो खुद पे करम कर दो। ये मोहब्बत होती है शौहर के लिए, इसे सब में बांटना बंद कर दो। तो कितने आशिक बनाओगी बस कर दो, और कितनों को रुलाओगी बस कर दो। फिर से आ रही हो हमारे रूबरू, फिर से छोड़कर जाओगी बस कर दो। तो ये वो पोएट्री थी। तो रिग्रेट क्यों करते हो? ऐसे यार बहुत सारी पोइट्री देखिए बहुत सारी होती हैं, सब करते हैं, लेकिन फिर आप उसी कैटेगरी में चले जाते हैं। ये तहजीबी दायरे से आपको बाहर निकालती है इस तरह की शायरी। तो ये जो आपने सब शायरी लिखी, कहीं ना कहीं से आइडिया आया होगा, कहीं ना कहीं आप इससे गुजरे होंगे, इससे गुजरे होंगे। तो क्या ये रियल स्टोरी है? हाँ, ये रियल स्टोरी है। ये सभी के लिए नहीं है, लेकिन सभी के लिए नहीं, एक पर्सन के लिए है। लेकिन अगर आप लड़के हो और आप किसी के प्यार में थे और वो लड़की है, तो ऑब्वियसली बात है आप उसके बारे में देखिए, तो किसी को बुरा लगना ना लगना, हाँ, आपको क्या होता? इसमें नहीं, इसमें एक बात आती है। आप किसी के लिए कह रहे हैं तो किसी को सुना सकते हैं, लेकिन जब आप स्टेज पे जाकर माइक के साथ, कैमरा के साथ आप पोएट्री कर रहे हैं, तो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप ऐसी शायरी कीजिए किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। उसकी भावना को ठेस पहुंचेगा ना। एक पर्टिकुलर इंसान के लिए आपने सभी लड़कियों को उस कैटेगरी में डाल दिया है, ठीक है, इसमें नाम मेंशन नहीं है, तो अब किसको क्या पता किसके लिए कह रहा हूँ। तो मेरी पॉसिबल कि कोई मोहतरमा सुने और उनको लगे कि यार ये तो लड़कियों के लिए ऐसे कह रहा है, जो कि सच भी है, वो लड़कियों के लिए है, लेकिन मेरे नजरिए से एक लड़की के लिए है। शायरी कहती है कि ये लड़कियों के लिए है, तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद मुझे स्टेज पर ऐसी शायरी नहीं करनी चाहिए। ये तहजीबी दायरे से बाहर निकाल देती है और मैं चाहता हूँ कि तहजीबी दायरा बना रहे, मैं उसके अंदर समाया रहूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद मुझे वो शायरी तब नहीं करनी थी। अच्छा, वो इलेक्शन अब लड़ रही है या वो जीत चुकी है, ये बताओ। देखिए,
तो वो भी प्रधानमंत्री के दावेदार है। तो इलेक्शन लड़ के जीत चुकी है, कई स्टेट में उसकी बहुमत चल रही है। हाँ। तो विपक्षी दल बहुत कमजोर है उनके सामने। तो अभी ट्रिपल इंजन सरकार शायद उनकी चल रही है। अब ये खाओ तुम, ये तुम्हारी देखिए, सजा है। ये थोड़ा सा खाओ यार, वाकई ये अगर में। वो शायरी के लिए सजा है तो मुझे मंजूर है। हाँ, ये वो शायरी के लिए है यार, ये उन लड़कियों की तरफ से है। बोला था ना जी हमें मंजूर है। आपका कुछ ऐसा था, खैर गानों में मेरा हाथ बहुत टाइट है, तो सजा के तौर पर मैं खा लेता हूँ इसको। यार वाकई में यार, मीठा आदमी नहीं खा सकता इतना। मुझे लगता था कि मैं सब खा लूंगा, लेकिन मुझे वो रसगुल्ला देख कर ना चक्कर आ रहे हैं अभी। नहीं और अच्छा हुआ कि चिप्स ले आए हैं, आप चिकन सारा खा गए बातों बातों मुझे। नहीं, मैं चिकन यार, मेरा खाना है ना विदाउट चिकन, या मतलब 100 ग्राम चिकन चाहिए मुझे, 100 से 150 ग्राम। ये मेरा एक लिख रखा है ये न्यूट्रिशन। मेरा हो गया। हाँ। यार वाह। इमरती खाओ, इमरती अच्छी लगती है। जलेबी जलेबी सेम, बहुत से लोगों को पानी था आपके पास? यार ये ना, पानी छुपा के रख रखा है। पानी मत छुपाइए। क्योंकि फिर पेट भर जाएगा, फिर खाना नहीं खाया जाएगा, मतलब ये नहीं खाया जाएगा। अब खाना खाओगे वैसे आप घर जाके? ये खाना ही है साहब। नहीं, मुझे है ना जाके फिर वाटरमेलन फ्लेवर फैल भी पीनी है। मैं आज वाटरमेलन नहीं पीऊंगा, वो खुद भी मीठी होती यार वो इतनी मीठी नहीं है जितना उसे बना रखा है वाटरमेलन फ्लेवर। उससे मीठी यार है नहीं, वो स्टिंग है, स्टिंग तो मीठी ही बहुत है। मीठी है। वे ये तो मीठा है। ये जो मीठा तो आपने एक बात कही थी कि जिनके दिल नहीं टूटे होते ना, तो ये जरूरी नहीं है कि वही शायर हो या वो ना शायर हो। तो दिल का जो टूटना होता है, कहते हैं कि वो जरूरी है। ऑल्दो अगर आप शायर हो या गायक हो, तो वो वाली जो बात आती है वो दिल टूटने पे ही आती है। देखिए, शायरी करने के लिए दिल टूटना नहीं, जरूरी नहीं है, शायर हैं। लेकिन दिल टूटने के बाद आप इमोशनल शायरी ज्यादा करने लगते हैं, और शायरी में शायद वजन आने लगता है दिल टूटने के बाद। तो ये है बिल्कुल, ये कुछ ऐसी मिथ हैं जो हमेशा डिबेट में रहती हैं और कभी भी उसका कंक्लूजन निकलता नहीं है। बट ठीक है, आपने ये बात कही, तो आपका दिल टूटा था इसलिए शायरी शुरू करी, या अपना अलग हैप्पी है, अपना हैप्पी शायरी तो बता भी दो यार। नेक्स्ट कमेंट। तो उमर उदास आपने अपने शायरी का नाम क्यों रखा, मैं ये जानना चाहता जो जरा किसी ने छेड़ा हूँ। तो छलक पड़ेंगे मेरे आंसू, जो जरा किसी ने छेड़ा तो छलक पड़ेंगे मेरे आंसू, कोई मुझसे ये ना पूछे मैं उदास क्यों हूं। तो देखिए, अक्सर शायरों का नाम वो खुद नहीं रखते, उनको दे दिया जाता है। यही मेरे साथ हुआ। शुरू में जब मैं शायरियाँ करता था तो काफी डीप शायरियाँ होती थी। डीप इसलिए होती थी, हालांकि डीप नहीं थी, लेकिन जिनको सुना रहा हूँ उनको समझ ही नहीं थी। उनको लगता था अरे क्या लिख दिया है, ठीक है। तो मैं अंधों में गाना कराता था। तो कहते थे यार जब भी आओ ये बंदा उदास ही रहता है, खुद भी उदास रहता है, हमें भी उदास कर देता है। और उम्र के साथ उदास मैच भी होता था। तो कई बार मुझे बंदे बोलते थे कि उमर तो हमेशा उदास रहता है। तो वहां से ये नाम क्लिक हुआ और मैंने तब उमर उदास ही रख दिया। उमर उदास क्यों रहता है? उमर उदास असल में नहीं रहता है, अच्छा, लेकिन उमर उदास दिखाता है कि वो उदास है। तुम दिखा शायरी में वजन आ जाता है इससे। चलिए, हम तो यही चाहेंगे इंशाल्लाह आप खुश रहें, उदास ना रहें। इसके अलावा कोई नाम आपने चूज किया हो कि यार उमर उदास नहीं? निशानी बताऊं उदास लोगों की? हाँ, निशानी बताऊं उदास लोगों की? देख लेना ये हंसते बहुत हैं। खैर, उदासी शेयर करना या उदासी दूसरे को बताना कोई फायदा नहीं है। उसे कहीं ना कहीं आप यूज करें, उसे चैनल करें कि भाई आप उदास हैं, कोई नहीं, अपने काम पे ध्यान दें, अपने पोइट्री पे ध्यान दें, वो ज़्यादा बेहतर है। वरना आपकी जो भी डिफ़िकल्टीज है, आपके जो भी इमोशनल जो आप गुजर रहे हो, लोग मजा ही लेते हैं उस चीज़ से, और कुछ नहीं। तो चलो परेशान नहीं, खुश हो जाओ। मैं जब परेशान हूँ तो मेरे
साथ वाले काफी लोग खुश हैं इस बात से कि ये बंदा परेशान है, तो परेशानियां छिपाए रखिए, खुश रहिए, खुश होने का दिखावा कीजिए एटलीस्ट। और हालांकि ये आपका पॉडकास्ट है, पर 27 मई को DLF में मेरा शो है। अरे माशाल्लाह। 250 रुपये टिकट है। और इसके बाद मैं स्टोरी लगाऊंगा, उस पर उसका लिंक शेयर करूंगा, आप लोग जरूर आइएगा, काफी अच्छा होगा। इंशाल्लाह आएंगे, बिल्कुल आएंगे। 27 मई को 27 मई को। मैं तो ये सोच रहा था कि लास्ट मंथ भी है, लास्ट मंथ हमारे चलने की बात हो रही थी, वो किसी बेवरेज से रिलेटेड था, बट ये एवरी वीकेंड पर होता है, ठीक है। अच्छा। लेकिन टिकटेड शो महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार होता है, जो स्पेशल इवेंट करते हैं। तो ये वाला DLF में हम लोग कर रहे हैं और ये काफी बड़े लेवल पे होने वाला है, तो इसलिए मैंने आपको बोला हर संडे होता है शो। मैं हालांकि इन दिनों जा नहीं रहा हूँ इसकी वजह से, क्योंकि बहुत दूर जाना होता है, इन्विटेशन हर बार आता है। लेकिन 27 में को ये ह्यूज लेवल पे होने वाला है, सही है फिर। तो मैं चाहूंगा कि आप आए, बिल्कुल यार, क्यों नहीं मुझे आएंगे। खुशी होगी। अरे चलेंगे, साथ ही चलेंगे ना, हाँ ये भी ठीक है। साथ चलते हैं। समोसा खा लो मेरे भाई, एक यही चीज बची है, तो अभी से फिर दोबारा गरम। आपने आज पूरे दिन में सबसे अच्छा काम किया, चिप्स लाकर। वो तो आपने किया है, मंगा कर अच्छा किया। मंगा कर। वाकई में आदमी को ये जो भी मीठा खाना है स्लो कर देता है, कुछ करने का मन नहीं करेगा और सो जाओगे, लेट जाओ। मुझे लगता था कि मीठा मुझे जितना चाहे खिला लीजिए, मुझे कुछ नहीं होता। मैं आपको बता दूं, मीठा मत खाइए लिमिट से ज्यादा। अभी मुझे नींद आ रही है और उसको देख कर चक्कर आ रहा है। जो भाई इसे खाना पड़ेगा, और पहले तुम ये खाओ, इसे फिनिश करो, उसके बाद फिर कुछ सवाल हैं आपसे, उमर उदास जी से। जी तो उमर उदास जी, अगर मैं आपसे पूछूं, अब देखो यार मजाक से परे, आपको फेवरेट खाने में क्या पसंद है? मतलब एक चीज बताओ कि मुझे ये चीज बेस्ट लगती है। देखिए, मुझे नॉनवेज पसंद है, और नॉनवेज मेरे लिए एक चीज है, वो डिशेज चाहे किसी भी रूप में हो। तो वेज में मुझे लगता है कि पेट भरना है, फिर कुछ भी आप खा लीजिए, बस ये 2 ही मेरा रहता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि वेज आज मुझे खाना है और वेज में ये खाना है। फिर रहता है कि वेज मतलब पेट भरना है, कुछ भी खा लीजिए। और नॉनवेज का मतलब ये है कि नॉनवेज में जो भी है वो नॉनवेज है, तो मुझे नॉनवेज पसंद है। नॉनवेज में भी अगर कोई एक डिश रैंडमली बता दो ना, मैं फेवरेट नहीं पूछूं। बिरयानी। ओके। मुझे याद है हम नाश्ता करने के लिए निकलते थे बाहर, मतलब बाहर का खाना खाने के लिए, तो हमारी शुरुआत होती थी ताहरी से, RTO पे ताहरी खाते थे, फिर सोचते थे कि यार कुछ और खा लेते हैं, कभी कभार हलीम बिरयानी भी खा लेते थे। हलीम बिरयानी नहीं खाई तो कीमे की कचौरी खा ली, और नाश्ते में और क्या होता था, ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद अपना कोल्ड ड्रिंक है परफेक्ट नाश्ता। क्योंकि हम जैसे लोग जो जॉब कर रहे हैं, उनका लंच कभी कभार या मोस्ट ऑफ द टाइम स्किप हो जाता है, तो हम एक हैवी नाश्ता लेंगे, किया, दैट्स इट। और अगर आप बहुत जल्दी उठते हैं, जब मैं कभी कभार सफ़र के लिए आगरा जा रहा हूँ और तो मैं नहीं खा पाता। आजकल लोगों का एपेटाइट ऐसा हो गया है कि भाई सुबह सुबह हैवी ब्रेकफास्ट लेना ही नहीं है, पर ये कहते हैं कि बहुत पहले मुगल के टाइम पे कि भाई जंग पे जा रहे हैं या काम करने जा रहे हैं, ना सुबह उठे, नहारी खाई, पाए खाए। नहारी को इसलिए कहा गया है कि नहारी को कहते हैं कि निहार मुँह खाना चाहिए। नहारी खाई और अपना फजर के बाद निकल गए। तो नहारी पाए का आपको क्या लगता है कि नाश्ते में नहारी पाए? तो मैं नहीं खाता हूँ। नहीं खा पाओगे, नहीं खा पाओगे। क्यों? क्योंकि आप देर से उठते हो, है ना, इसलिए नहीं खा पाते। बट अगर जो लोग को काम पे जाना है और उन्हें लगता है कि भाई मुझे कहीं और खाना इतना अच्छा नहीं मिलेगा, अपना नहारी पाए खाए, या घर पे बन गई नहारी खाए। और मेरे लिए भी इम्पॉसिबल है यार इतना हैवी खाना खाना। एक्चुअली मेरे लिए नाश्ते का मतलब नाश्ता है। नाश्ते का मतलब होता है, या ब्रेकफास्ट का मतलब होता है कि आप इतने टाइम तक भूखे थे, सो गए थे, उसे आपको ब्रेक करना है। तो
ये चीज हो गई है कि कॉर्नफ्लेक्स होना चाहिए, अंडा ब्रेड होना चाहिए। मैं उन्हीं वालों में से हूँ। हाँ। मेरा भी यही है। मुझे सुबह सुबह उठकर खाना मतलब मुझसे होता ही नहीं है। मुझे नहीं याद मैंने कभी खाया नहीं खाया। मुझे बहुत लाइट देना होता है, बहुत ही ज्यादा लाइट नाश्ता चाहिए मुझे। कई महीनों तक है ना, या साल तक मैंने नाश्ता ही स्किप किया था। नाश्ता भी खाना और अपना सीधा लंच करना। सेल्स वाले नहीं कर पाते हैं लंच। लंच नहीं कर पाते। लंच तो आप रेयर केस में आप कर पाएंगे लंच। और यार पेट भी बहुत खराब रहता है। बाहर का तो खाना आधी जिंदगी हमारी छोले कुलचे में निकलती है। नहीं, मेरी बिरयानी हलीम बिरयानी पे निकली है। हलीम बिरयानी खाई, अपनी हाजी सईद के यहाँ चले गए, रहमान के यहाँ चले गए, रईसुल भाई के साथ चले गए रहमान पे, अली करीम चले गए, तो वहाँ हमने ज़्यादा खाया। मतलब मैं भी यही प्रेफर करता हूँ नॉन वेज है। नॉन वेज का कुछ जवाब ही नहीं। अब जाने से पहले मुझे ये चीज़ बताओ, आप ये पेस्ट्री खाओगे? हाँ मैं बिल्कुल खाऊंगा उसको। ठीक है ना? अदरवाइज यार वाकई में इमरती भी पूरा मान रही है, पेस्ट्री भी पूरा मान रही है। फिनिश करने की बात नहीं होगी, लेकिन हम खाएंगे जरूर। इमरती से शुरू करते हैं। तो ये तो मीठा है। ये तो मीठा है। ये जलेबी अच्छी लगती है इमरती का, या फिर बड़ी बड़ी है? देखिए जलेबी हो या इमरती हो, गरम अच्छी लगती है, ताजा ताजा बोलकर। ये सब आर्टिफिशियल हो जाता है। ये देखिए, ये कहाँ के पास है? ये अरोड़ा बेकर्स की है। ये हाँ। बड़ी दूर से लाया यार तुम। अरे वीडियो में से बोलना पड़ता है। इनके मुश्ताक भाई की। वो वाकई में टेस्टी है यार, वो बहुत मीठी है। मैंने कहा था उसमें मिर्ची तेज रखना, उसने रखी नहीं क्या? मिर्ची चटनी लानी पड़ी। पेस्ट्री है तो मीठी होगी ना यार बहुत मीठी है, तुम खा के देखो। यार ये तो मीठा है। अब देखो यार, सच में बहुत डार्क है और बहुत मीठा है। ये तो अच्छा है। ठीक है। मीठे में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? सब इवन चीनी भी खाता हूँ। मुझे गुड़ बहुत अबे सीरियसली बता दे क्या पसंद है? सच में मैं चीनी भी खा लेता हूँ और कुछ नहीं होता। तो मजाक मत करो। मैं इमरजेंसी के लिए गुड़ रखता हूँ अपने रूम में। गुड इज फाइन। अगर कई बार मुझे गुड़ नहीं मिला है खाने के बाद, कुछ भी मीठा नहीं मिला है और मैं थक गया हूँ ढूंढ कर, बाहर से कुछ नहीं आ सकता है, तो मैं चीनी खा लेता हूँ। मेरा ये होता है, अगर घर में अगर मिठाई वगैरह आई किसी के यहाँ, मैं पापा से कहता हूँ ठीक है तो चख लीजिए, कल ये यहाँ दिखनी नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत एडिक्टिव होती हैं शुगर, और आदमी स्नैकिंग के बहाने ना बहुत सारी खा लेता है, तो मैं नहीं रखता खाने सच्ची। आई हेट शुगर। ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं बिल्कुल नहीं खाता। ये आप इसे रखो। अरे अब ये सबसे ज्यादा हैवी थी, इससे भी ज्यादा है। मैंने आपसे कहा था इतना मीठा मत लाइए। ये मीठा है ना, यही था यार शो का अपना। ये मीठा है, ये मीठा है। अब जाने से पहले एक छोटा सा शेर। जिंदगी लंबी है, हम सफर बनाते रहिए, ओके। दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। अरे वाह। ये हकीकत है, मगर कौन समझाए इस दिल को, दोस्त कब होता है हर हाथ मिलाने वाला। चल रहा है बस। और इस शो का नाम था बाइक का। ये तो मीठा है। ये तो मीठा है। तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा। अगर मैं चाहूंगा अगली बार आप मुझे नॉनवेज के साथ पार्टी दें, तो इंशाल्लाह। या तो नॉनवेज रहेगा या आप कुछ भी कहोगे, आप वो होगा। आप नॉनवेज रखिएगा। ये मीठे से मेरा हो गया है पूरा। ये तो डेट है यार, ये चीज आज ब्रेक करनी थी। ये तो मीठा है। 2 महीने का शायद मुझे लगता है कि आपने मुझे आज खिला दिया है। खाने से शुरू से पहले मेरा मन था कि सारा मैं खा जाऊंगा और आपसे भी कुछ ले लूंगा, लेकिन अभी मेरा आप ले लीजिए तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। चलिए करते हैं।